स्वागत है आपका एक बार फिर से जी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस अंक में हम लेखपाल भर्ती तैयारी के जो नोट्स पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीएस के पार्ट में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य और विशेष करके अशोक, ये दो लोगों के बारे में अच्छे से यहाँ समझेंगे, दो सम्राट के बारे में, और पूरे मौर्य साम्राज्य को यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से बनते हैं, आते हैं, और 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर जीएस के टर्म में आएंगे यहाँ से। तो चलिए चलते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। कल की क्लास में हमने इसके पहले की बैकग्राउंड देखी थी। पहले की बैकग्राउंड मीन्स कि मौर्य साम्राज्य के पहले जो नंद वंश था वो किस तरह से था, उसके पहले जो वंश थे वो वंश किस तरह से आए, और कैसे 16 महाजनपदों से लेके मौर्य साम्राज्य तक हम लोग आए। तो एक बार थोड़ा सा एनालिसिस आप देख सकते हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, बाकी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये सब हम लोग महाजनपद कैसे आए, ये महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानियां क्या थी, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये सब, सिकंदर का आक्रमण, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है एक तरह से यहाँ पे, ये देख सकते हैं महाजनपद हमने पढ़ लिए थे। यहाँ पे महाजनपदों की लोकेशंस क्या थी, उनकी राजधानियां कौन सी थी, उसके बाद से सबसे पहले जो मगध में बिंबिसार का शासनकाल था, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये सब हम लोग कल पढ़े थे। सिकंदर का आक्रमण भी कल पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य से जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं, जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान समझ लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व जो है लगभग 24 साल का शासनकाल रहा। ने चाणक्य की सहायता से, चाणक्य का दूसरा नाम पूछा जाता है तो कौटिल्य, या एक और नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। चाणक्य के की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद या घनानंद, ये नाम भी आपको 2 तरह से मिलेंगे, अपदस्थ कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि चलिए आगे मिल जाएगा पॉइंट। अब सेल्यूकस कौन था, तो सेल्यूकस सिकंदर महान, जो सिकंदर था विश्व विजेता, उसका सेनापति था। तो सेल्यूकस या सिंध के आसपास का जो क्षेत्र था, सेल्यूकस उस समय चूंकि सिकंदर चला गया था दे के सेल्यूकस को, तो सेल्यूकस वो जो सिंधु का एरिया था, सिंधु क्षेत्र था, उस प्रदेश में ये राज्य करता था। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य की शक्ति बढ़ी, चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति जब बढ़ी, तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, अब अगला पॉइंट है सेंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस कौन है, तो सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की गई है, और किसने की, विलियम जोन्स ने। तो चूंकि आप जानते हैं जो हिस्ट्री है उसकी खुदाइयों से पता चलती है, खुदाई से जो चिन्ह मिले हैं उससे सेंड्रोकोटस नाम एक पहचान में आया है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में काया कलेश संलेखना पद्धति के द्वारा प्राणत्याग किए थे। इसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय में कहाँ चले गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म में इनकी आस्था थी। तो जैन भिक्षु भद्रबाहु जो है दिगंबर, अब जानते हैं दिगंबर और श्वेतांबर 2 जो है पार्ट हो गए थे जैन धर्म के। तो 2 शाखाओं में भद्रबाहु जो है दिगंबर शाखा से थे। तो भद्रबाहु इन्होंने श्रवणबेलगोला में क्या ली थी, जैन दीक्षा ली थी, और वहां पे संलेखना विधि या काया कलेश विधि, इस विधि में होता क्या था कि नदी में जो है पानी में उतर के और वहां पे जलमग्न होके, यानी एक तरह से डूब के सांसों को रोक के वहां पे प्राण त्याग किया है, तो उसे संलेखना विधि बोला गया है। तो ये विधि द्वारा उन्होंने प्राण त्याग किए थे। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि माना जाता था, जैन धर्म में उस समय माना जाता था कि ये जो है मोक्ष की विधि है। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक, कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त की पुस्तक है अर्थशास्त्र, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और विष्णुगुप्त देखिए यहाँ दिया भी हुआ है। और जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो अर्थशास्त्र से, अर्थ से न होके शासन से संबंधित बुक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि अर्थशास्त्र जो है अर्थ से संबंधित बुक है, लेकिन नहीं, शासन संबंधित ये बुक है। इसके बाद से बिंदुसार जो है इनका पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार सिंहासनारूढ़ हुआ 298 ईसा में, ईसा पूर्व में 272 तक इसने भी शासन किया। इसका नाम जो था अमित्रघात था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमित्रघात किसका नाम था, बिंदुसार का। बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये भी जैन धर्म के आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था।
इसके अलावा खास कुछ बिंदुसार से नहीं आता। फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक, यहां से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे आते हैं, तो थोड़ा सा हम आपको एक स्टोरी बता दे रहे हैं। बिंदुसार के बहुत से पुत्र थे, लगभग 100 से ऊपर पुत्र थे। उसमें सबसे बड़ा पुत्र जो था वो सिमुक था। सिमुक उत्तराधिकारी था, लेकिन सिमुक क्रूर शासक था और एक तरह से कह सकते हैं योग्य शासक नहीं था। अशोक, चूंकि अशोक ने जो है सिमुक को हराया और उसके बाद से अन्य जो भी बाकी भी भाई थे उनको भी हराने के बाद, पराजित करने के बाद अशोक ने मौर्य साम्राज्य में सम्राट बना। ठीक है, अशोक छोटा था सिमुक से। अब अशोक जब वहां पे बना तो अशोक ने नीति विस्तार जो है, अपने राज्य विस्तार की नीति अपनाई और उसमें काफी अपने राज्य को विस्तृत किया। और अशोक के समय मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा जो है मौर्य साम्राज्य के समय अशोक के समय था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का भारत में सबसे प्रतापी सम्राट अशोक रहा है। लेकिन अशोक 8 साल के बाद जब अशोक जो है कलिंग पे युद्ध करता है। देखिए, अशोक ने अपने शासन में 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग की राजधानी थी तोसली पर आक्रमण किया और वहां पे लगभग 1 से 1.5 लाख सैनिक मारे गए, 1 से 1.5 लाख सैनिक जो है बंदी बनाए गए और इतना ज्यादा रक्तपात देख के अशोक का मन द्रवित हो गया और अशोक ने वहीं से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो कलिंग के युद्ध के बाद भारी रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध नीति छोड़कर धम्म नीति अपना ली, धम्म नीति का पालन किया और धम्म नीति अपना ली। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। तो अशोक, अब चूंकि अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो अपना एक अलग से बौद्ध धर्म, एक धम्म मतलब है कि एक विशेष प्रकार के नियमों का संग्रह जो है शुरू किया और धम्म के लिए अशोक विश्वविख्यात भी हुआ। धम्म में प्रजा से, लोगों की भलाई से संबंधित कुछ नियम बनाए गए थे और ये धम्म की परिभाषा कहां से ली थी अशोक ने? राहुलोवाद सूत्र से ली थी। अशोक के कलिंग युद्ध तथा हृदय परिवर्तन की जानकारी का जो विवरण है वो हमें उसके 13वें शिलालेख से मिलता है। 13वां शिलालेख क्या है? देखिए, अशोक ने जो बड़े बड़े पत्थर थे, शिला थे, उसमें खुदवा के, यानी छिन्नी थोड़े से कटवा के वहां पे लिखवाया था और उसमें 13वें नंबर का जो शिलालेख है उसमें इस बारे में जानकारी दी गई है कि उसका हृदय परिवर्तन होता है अशोक का और अशोक फिर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाता है। बौद्ध धर्म में आने के लिए उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी अशोक ने। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब शिलालेख जो हैं ब्राह्मी में, खरोष्ठी में, अरमाइक में तथा ग्रीक भाषा में, ग्रीक लिपि में है। तो अशोक के जो भी भाषा थी वो लिपि थी, 3-4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया शिलालेखों में। एक तो ब्राह्मी लिपि का, एक खरोष्ठी लिपि का, एक अरमाइक लिपि का तथा एक ग्रीक लिपि का। तो ग्रीक और अरमाइक लिपि आपके जो है बाकी विदेशों में भी हैं, लेकिन खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि भारत में पाई जाती है। अशोक के शिलालेखों का पता सर्वप्रथम टी फैलेंथर, अशोक के जो शिलालेख थे ये कैसे पता चला कि अशोक द्वारा बनाए गए, इसका पता टी फैलेंथर ने लगाया और पढ़ने में जो है सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसप को मिली। तो जो भी ये शिलालेख थे, जो भाषा थी उस समय भाषा आप जानते हैं प्राकृत थी और अर्धमागधी थी, तो वो भाषाएं पढ़ना आसान नहीं था। उसको सबसे पहले पढ़ने का जो काम था वो जेम्स प्रिंसप ने किया 1837 में। अशोक का पूरा नाम देवान प्रियम अशोक मौर्य था। ठीक है, देवान प्रियम अशोक मौर्य। देवान प्रियम का मतलब होता है राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जिस समय अशोक भारत पे शासन कर रहा था उस समय मिस्र का राजा टॉलमी सेकंड था या टॉलमी फिलाडेल्फस आप बोल सकते हैं। अशोक के बाद अशोक का पुत्र महेंद्र वर्मन और अशोक की पुत्री संघमित्रा। ठीक है, तो इन दोनों को श्रीलंका भेजा था अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ अशोक के समय जो है तृतीय बौद्ध संगीति भी आयोजित की गई और इस प्रकार से पूर्णतः अशोक जो है अहिंसा के धर्म पे मार्ग पे चला आया और इस प्रकार से जो मौर्य साम्राज्य था वो धीरे धीरे कमजोर होता गया, क्योंकि सभी राजा जो है अहिंसा, जो सम्राट थे वो अहिंसा का पालन करते थे, युद्ध नहीं लड़ते थे और लास्ट में 5-6 जनरेशन आते आते बृहद्रथ जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था और जिसकी हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसको मारकर और फिर मगध पर नया शासन स्थापित किया जिसको कहा गया शुंग वंश।
और ये एक तरह से ब्राह्मण था, यहाँ से ब्राह्मण वंश का उदय होता है। तो ये तो रही डिटेल, बहुत ही शॉर्टकट में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे यहाँ पे हमने आपको बताए हैं। तो यहाँ पे जो क्लास हमने देखी जीएस की क्लास थी, जीएस की क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको ये सभी वीडियोस यहीं पे आइकन में मिलेंगे, आई बटन मिल सकता है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी, वहां से जाके आप सिंधु घाटी सभ्यता, 16 महाजनपद, वैदिक सभ्यता, आर्य, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और आज हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पुष्यभीत द्वारा स्थापित जो शुंग वंश के आगे के वंशों को पढ़ेंगे, और इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हुए आगे चले जाएंगे सल्तनत काल तक। तो 2-3 क्लासों के अंदर हम सल्तनत काल तक पहुंच जाएंगे, और 3-4 क्लासें 5-6 क्लासों के अंदर हम आधुनिक भारत में आ जाएंगे, यानी अंग्रेजों का जो आधिपत्य भारत पे होता है वहां तक आ जाएंगे। तो बहुत ही प्रिसाइज नोट्स एक तरह से आप तक हम लेके आ रहे हैं। तो ध्यान से आप सभी कोई भी क्लास मिस मत करें, सभी क्लासेस को टाइमली ज्वाइन करें और पढ़ें। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।